Today we will continue our chapter 1 of history for class 10th, and chapter name is the rise of nationalism in Europe. आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म को अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो रूहानियत। तो फ्रॉम द एंड ऑफ 18th century to the mid of 19th century a cultural movement took place in various European country। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के मध्य में एक सांस्कृतिक आंदोलन जो है वो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में जन्म ले रहा था। तो इस टाइम पीरियड को हम 1775 से 1850 तक का टाइम पीरियड जो है वो लगा सकते हैं। इस मूवमेंट के दौरान या इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है इमोशनल इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की गई, यानी कि लोगों के अंदर इमोशंस को लाया जाए। इमोशंस किसके रिगार्डिंग इमोशन लाए जाएं? एक नेशन स्टेट बनाने के रिगार्डिंग। और ये कैसे लाए जा सकते हैं? ये लाए जा सकते हैं लिटरेचर का यूज़ करके, म्यूजिक का यूज़ करके। और इसमें से क्या क्रिएट होगा? इससे क्रिएट होगा फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी जो है वो देना इस रोमांटिसिज्म का मेन एम था। तो इस कल्चर सेक्टर के अंदर कुछ मेजर प्रायोरिटीज़ भी दी जा रही थी। आइए उनके बारे में भी देखते हैं। रोल ऑफ कल्चर इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो जो संस्कृति की क्या भूमिका थी एक नेशन का आइडिया क्रिएट करने के लिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं आर्ट एंड पोइट्री, यानी कि कला और कविताएं, कहानी और संगीत, इन सभी ने नेशनल फीलिंग को शेप देने की कोशिश की। लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं उभरे, ये इसी रोमांटिसिज्म के तहत लोग जो हैं चाहते थे। रोमांटिसिज्म की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट वॉज एन आइडियोलॉजी विच अकर इन यूरोप ड्यूरिंग 18th centuries। दिस आइडियोलॉजी फोकस and glorified on art, culture, literature and create national feeling in the people। तो ये रोमांटिसिज्म की ही एक डेफिनेशन है जो कि कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करके बनाई गई है। तो बार बार यही बात आपको बताई जाती है कि अगर आप कीवर्ड का यूज़ करके किसी भी डेफिनेशन को लिखते हैं और वो कीवर्ड्स आपकी एनसीईआरटी बुक बेस्ड हैं, तो इससे एक बहुत अच्छा आपके क्वेश्चन के आंसर को एक बैकअप बहुत अच्छा ही मिलता है। और जो एग्ज़ामिनर है उसके दिमाग में ये बात रहती है कि आपने एनसीईआरटी बुक को रीड करके अपने क्वेश्चन का आंसर जो है दिया है। तो आपको अपने वर्ड्स भी यूज़ करने हैं, कोई रट्टाफिकेशन की बात नहीं हो रही है, कोई क्रैमिंग की बात नहीं हो रही है, लेकिन कीवर्ड्स को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो अपने आंसर के अंदर, अपनी डेफिनेशंस के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाते हैं और एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोमांटिक आर्टिस्ट के बारे में। रोमांटिक आर्टिस्ट वर दोज आर्टिस्ट हु बिलीव इन रोमांटिक आइडियोलॉजी। रोमांटिक कलाकार वो कलाकार थे, वो आर्टिस्ट थे जो रोमांटिक आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। ये किसको क्रिटिसाइज़ करते थे? ये क्रिटिसाइज़ करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिलीजन एंड साइंस, यानी कि जो कारण और साइंस पर उस समय पर बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किए जाते थे और लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आविष्कार करते थे। साइंस की फील्ड का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था, तो इसका ये क्रिटिसिज्म लेकर के आए। इन्होंने इसकी आलोचना की और कहा कि इमोशन के ऊपर भी हमें कुछ फोकस करना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो इमोशनली एक दूसरे से अटैच रहें। नेशन जो है वो बिल्ड अप हो पाएंगे अगर हम इमोशनली जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो दे वॉन्टेड टू फोकस ऑन इमोशन थ्रू डांस, म्यूजिक, पोइट्री एक्सेट्रा। तो वो चाहते थे कि इमोशन पर भी थोड़ा फोकस हो। किसके तहत? वो चाहते थे थ्रू डांस, म्यूजिक एंड पोइट्री के द्वारा वो इनसे जुड़े रहें। अब इसमें नेक्स्ट हमारी हेडिंग है यूज़ ऑफ फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री एंड फोक डांस।
इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे पोलैंड का। पोलैंड में हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंग पोलैंड को रशिया को दे दिया गया था, पोलैंड वाला हिस्सा। तो अब पोलैंड जो है उसकी अपनी कोई फिक्स टेरिटरी नहीं थी, और इसमें क्या होता है, पोलैंड के ऊपर रशियन लोग जो है वो कब्जा करके बैठते हैं। अब रशियन लोग क्या करना चाहते थे, वो चाहते थे पोलैंड की अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रहे, वो पोलैंड पर पूरी तरह से रशियन प्रभाव को छोड़ना चाहते थे। जैसे कि जो पोलैंड की लैंग्वेज थी, पोलिश लैंग्वेज, उसको बैन कर दिया गया था। वो चाहते थे कि पूरे स्कूल के अंदर रशियन लैंग्वेज जो हैं वो लोग या बच्चे सीखें, ठीक है। वो चाहते थे कि यहाँ पर पोलिश लोग ना हो करके ये पोलिश लोगों की शक्ल में अच्छे खासे रशियन बन जाएं, यानी कि इनके एटिकेट्स जो हैं, इनकी भाषा जो है वो सब कुछ चेंज हो जाए और ये आगे आने वाले टाइम में रशियन लगे। लेकिन पोलैंड के लोग चाहते थे कि जो उनकी देश की आइडेंटिटी है वो उन लोगों की आपस में रहे। तो इसमें एक कैरोल कोपरनिकस नाम के एक व्यक्ति थे, वो यूज़ करते हैं ओपेरा को। जैसे कि आपने सुना होगा ओपेरा म्यूजिक के बारे में, जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उससे जुड़े नहीं हुए, हम लोगों की समझ से वो बाहर है। तो ओपेरा म्यूजिक का फोक डांस का यूज़ किया, जिससे कि नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया गया। इनमें ओपेरा सिंगिंग के द्वारा, जो फोक डांस यूज़ किए जा रहे हैं उसके द्वारा, पोलोनाइज के द्वारा, मजूरका के द्वारा, तो इनके द्वारा नेशनल स्ट्रगल को और ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया। दीज रोमांटिक टूल्स यूज टू शेप द नेशन फीलिंग, और ये सभी रोमांटिक टूल कहलाए। जैसे कि ये डांस जो यूज़ किया जा रहा है, फोक डांस जो यूज़ किया जा रहा है, ओपेरा सिंगिंग जो यूज़ की जा रही है, ये रोमांटिक टूल हो गए जिनकी वजह से नेशन फीलिंग को शेप करने का काम किया गया। अब लैंग्वेज का कैसे यूज़ हुआ वहाँ पर, तो यूज़ ऑफ लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे रशियन अथॉरिटी जो थी उन्होंने रशियन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। दे फोर्स टू इम्प्लीमेंट रशियन लैंग्वेज इन स्कूल एंड कॉलेज एंड ट्राई टू बैन पोलिश लैंग्वेज। तो पोलिश लैंग्वेज को बैन करके इन्होंने कॉलेज में और स्कूल में कंपल्सन कर दिया कि सभी व्यक्ति जो हैं वो रशियन लैंग्वेज में बोलेंगे। जो टीचर्स हैं, जो हमारे लेक्चरर हैं, वो इसी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। लेकिन जो नेशनलिस्ट थे वो पोलिश लैंग्वेज को यूज़ करते थे स्ट्रगल के रूप में, स्ट्रगल ये दिखाने के लिए कि वो रशियन डोमिनेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उस संघर्ष को दिखाने के लिए ये अपनी उसी पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो आज हमने देखा रोमांटिसिज्म के बारे में। यहाँ तक आपको नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स को देखेंगे। हंगर, हार्डशिप में हम एक्सप्लेन करेंगे, दोबारा से फ्रांस के अंदर जाना पड़ेगा, फ्रांस की जो स्थिति है उस समय की उसे देखना पड़ेगा। और उसके बाद एक और पॉपुलर रिवोल्ट है जो कि वीवर रिवोल्ट भी कहलाया, यानी कि बुनकरों का इसको विद्रोह कहा गया। इसके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।